हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 04 लेसन 4 तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक की राजनीतिक प्रणालियों के बारे में। दोस्तों, जो ये टाइम पीरियड है तीसरी से लेकर छठी शताब्दी का, ये भारत के अंदर में पूरी तरह से राजनीतिक उथल पुथल का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, इससे पहले जो भी व्यवस्था थी, जो भी साम्राज्य ने, जो भी राजा ने राज किया, एक स्थिर साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, पूरी तरह से एकजुटता भारत के अंदर में नहीं ला पाया। पर तीसरी से लेकर छठी शताब्दी के बीच में गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है और इस पूरे टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड के तौर पे देखा जाता है, गोल्डन एरा के तौर पे देखा जाता है, स्वर्णिम युग के तौर पर। तो इस वीडियो के अंदर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो गुप्त काल से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि गुप्त काल की विशेषता क्या है, गुप्त काल का पतन क्यों हुआ, गुप्त काल का उदय किस प्रकार से हुआ, गुप्त वंश है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा जिससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा बेसिक डिटेल जानते हैं पिछले लेसन के बारे में। दोस्तों, गुप्त काल के बारे में इस लेसन के अंदर में पढ़ने वाले हैं और जो टाइम पीरियड है तीसरी से लेकर छठी शताब्दी तक का हैगा। ठीक है, पर इससे पहले जो मैंने थर्ड लेसन करवाया था वहाँ पे मैंने बताया था आपको दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी का टाइम पीरियड के बारे में मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य के लास्ट जो राजा थे, ठीक है, बृहदत्त, ठीक है, उनका पतन होता है, उनकी हत्या कर जाती है। किसके द्वारा? पुष्पमित्र के द्वारा। जो उनके मंत्री थे पुष्पमित्र, उनके द्वारा हत्या कर दिया जाता है और वहाँ से पुष्पमित्र अगले राजा बनते हैं और वो शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना करते हैं और शुंग वंश के जो आखिरी राजा होते हैं, ठीक है, वो देवभूमि आखिरी राजा होते हैं शुंग वंश के। और देवभूमि की मृत्यु उनके जो मंत्री होते हैं वासुदेव कवन, ठीक है, उनके द्वारा हत्या कर जाती है और वहां से कवन वंश की स्थापना होती है। तो इस तरह से जो ये पूरा टाइम पीरियड चल रहा था दोस्तों, एक के बाद एक राजा आ रहा था। ठीक है, पूरे टाइम पीरियड के अंदर में क्या होता है दोस्तों, पूरा भारत को एक अंधकार युग के तौर पे देखा गया। ठीक है, कि ये पूरा जो क्या अंधकार युग है। पर वहां पे फिर उसके बाद कुषाण वंश और सातवाहन वंश आते हैं जहां पर थोड़ी सी स्थिरता आती है। ठीक है, उसके बाद से जो गुप्त वंश की शुरुआत होती है तीसरी शताब्दी के अंदर में जो गुप्त वंश की शुरुआत हुई और छठी शताब्दी तक पूरा जो चलता है टाइम पीरियड। ठीक है, इसके अंदर में जो टाइम पीरियड रहा इसको स्वर्णिम युग के तौर पे देखा गया क्योंकि इसके अंदर में स्थिरता रही, भारत को पूरा एकजुट किया। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा बेसिक चीजें जाने गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश की जो साम्राज्य की जो नींव थी वो तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी के शुरुआत में रखा गया। जब मतलब तीसरी शताब्दी चल रहा था, तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में मतलब शुरुआत हुआ, या फिर आप ये बोल लो चौथी शताब्दी जब शुरुआत होने वाला था, उत्थान पे था, मतलब अपनी तेजी पे था, चरम सीमा पे था चौथी शताब्दी, तब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। गुप्त वंश का जो प्रारंभिक राज्य था वो आधुनिक उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश और बिहार था। मतलब जब गुप्त साम्राज्य की कहाँ पे मेन शुरुआत हुई, जो जहाँ पे पूरी पकड़ थी उनकी, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार माना जाता है दोस्तों। साम्राज्य के पहले शासक के तौर पे चंद्रगुप्त प्रथम थे। यहाँ पे प्रथम लगाने का रीजन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो गुप्त साम्राज्य है उसके अंदर में एक और राजा आएंगे चंद्रगुप्त, ठीक है, विक्रमादित्य करके। ठीक है, जिसके कारण से पहले वाले को चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है, दूसरे वाले को चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। जो भी मैं वंशावली इनकी पढ़ाऊंगा ना, बताऊंगा अभी, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। जिन्होंने यहाँ पे देखो गुप्त साम्राज्य को बड़ा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था चंद्रगुप्त प्रथम का। रीजन क्या था कि इन्होंने ना एक लिच्छवी की रानी से शादी किया। ठीक है, वो भी गुप्त वंश की थी। ठीक है, लिच्छवी की रानी से शादी किया और पूरे जो गुप्त समाज था, गुप्त समाज को एकजुट करने का काम किया। एकजुट कैसे किया उन्होंने? अब जैसे मान लो पहले के टाइम पे या फिर अभी के टाइम पे नेता सब क्या करते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। मान लो कांग्रेस ने मान लो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। रीजन क्या है? अब दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पकड़ है, कांग्रेस की पकड़ नहीं है। ठीक है, अब कांग्रेस यहाँ पे जीतना चाहती है, तो अब वो दोनों एक दूसरे से अगर मिल जाएंगे तो अगर आम आदमी भी जीतेगी तो कांग्रेस भी वहां पे जीता हुआ माना जाएगा, कांग्रेस का ही, क्योंकि पार्टी है वो। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, इनका विस्तार हुआ, इनका जो पकड़ है वो बढ़ गया। ठीक है, ज्यादा जगह पे इनका कैप्चर हो गया। ठीक है, तो ये इस कारण से वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और शादी इसका मेन रीजन होता है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने शादी किया लिच्छवी में, जो बिहार के अंदर में लिच्छवी नाम की एक जगह पड़ती है, वहां की रानी से शादी किया। रीजन क्या था कि गुप्त समाज को एकजुट करने का रीजन इनका था। और उनका जो पुत्र हुआ, जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र हुआ समुद्रगुप्त,
जिन्होंने पूरे जो मतलब अपनी पूरी विजय गाथा लिखी। ठीक है, विजय गाथा के अंदर में उन्होंने साम्राज्य का बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया, जो आज तक जाना जाता है समुद्रगुप्त। अगर जब आप इनके गुप्त साम्राज्यों के बारे में पढ़ोगे, गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ोगे, तो तीन ही राजा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो आते हैं, समुद्रगुप्त प्रथम और मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये तीन राजा जो हैं सबसे ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, इनके राज्य के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल देखें तो इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, बिहार का एक जगह पाटलिपुत्र, जो आज भी एक वहाँ पे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, अभी नया बना है पाटलिपुत्र नाम का। ठीक है, तो पाटलिपुत्र मगध जो मतलब उसमें आप मौर्य साम्राज्य को भी स्टडी किया होगा, तभी मौर्य साम्राज्य के अंदर में भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई गई थी, और गुप्त साम्राज्य में भी पाटलिपुत्र ही राजधानी था। ठीक है, भाषाएं यहाँ पे क्या बोली जाती थी, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी। जो प्रमुख धार्मिक समूह थे उसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते थे। शासनकाल जो गुप्त साम्राज्य का शुरुआत होता है वो 240 ईसा पूर्व, मतलब 240 ईसा में होता है, सॉरी, गुप्त साम्राज्य का शुरुआत 240 में होता है और पतन इनका 550 में होता है। तो पतन का क्या कारण था ये भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बन जाता है कि गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारत वाला रिलेटेड, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है गुप्त साम्राज्य वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, जो गुप्त वंश है इसको वैश्य समाज से जोड़ा जाता है, वैश्य समुदाय से जोड़ा जाता है, वर्ण से जोड़ा जाता है। रीजन क्या था कि कुछ इतिहासकारों के बीच में आपस में मतभेद है। उनका ये कहना था कि गुप्त समाज, गुप्ता समाज जो है वैश्य समाज को रिलेट करता है, मतलब रिलेट करता है, वहाँ से जुड़ा हुआ है उनसे। ठीक है, आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा, मैंने कई बार आपको कई सारी वीडियो में बताया वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिसके अंदर में भारत के अंदर में प्रमुख तौर पर 4 वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें जो तीसरे नंबर पे वैश्य समाज था जो व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, उस समाज को ये रिलेट करता है, ऐसा कई सारे विचारकों का, इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, और जो इनका आप देखोगे कहाँ से आए थे ये, तो पंजाब से दिखता है, पंजाब राजस्थान के तौर पर इनका दिखता है कि यहाँ से ये पूरे भारत में फैले। ठीक है, इनके जो प्रथम शासक थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना करी, जो शुरुआत हुआ जहाँ पे, वो श्रीगुप्त माना जाता है। ठीक है, जिन्होंने 240 में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, और श्रीगुप्त ही माना जाता है। इसके बाद वहाँ पे घटोत्कच उनके पुत्र आते हैं, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त आते हैं प्रथम। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त हो गए, रामगुप्त हो गए, फिर ये जो द्वितीय हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ समुद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त प्रथम में और चंद्रगुप्त द्वितीय में। ठीक है, तो ये पूरा इनका वंशावली हो जाता है कि किस हिसाब से पूरा चल रहा है। ठीक है, प्रमुख शासक कौन कौन से रहे गुप्त वंश के अंदर में, ये हमने यहाँ पे देखा। इसके अंदर में बात करें दोस्तों कि ये सारी जानकारी के स्रोत क्या है। आप अगर गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें लिखोगे तो जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको ओरली, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे स्रोत के बारे में बात करें कि स्रोत क्या है, तो यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, लैंगिक साहित्य और अन्य साहित्य सभी तौर पे स्रोत के तौर पे माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अंदर में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंदर में जो भी ग्रंथ लिखे गए और उस टाइम पे गुप्त साम्राज्य के टाइम पे, गुप्त काल के टाइम पे, तो उसके अंदर में गुप्त वंश का जिक्र मिलता है। ठीक है, गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ठीक है, और वो वहां से हम स्रोत के तौर पे यूज करते हैं, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। लैंगिक साहित्य क्या होते हैं, तो लैंगिक साहित्य वो जो अलग अलग राजाओं द्वारा लिखवाए गए। ठीक है, यात्रा वृत्तांत, जो अलग अलग यात्री आए उन्होंने लिखा, अपना खुद का लैंगिक साहित्य लिखा, उसको भी एक स्रोत के तौर पे देखा गया। ठीक है, और ये तो साहित्यिक स्रोत हुए। पुरातात्विक स्रोत के अंदर में जो मोहरें चलाई गई थी, जो सिक्के चलाए गए थे, ठीक है, जो अभिलेखें लिखवाई गई। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें थी, एलोरा अजंता की गुफा के बारे में मैंने सातवाहन वंश के बारे में बताया था आपको। ठीक है, तो उसके अंदर में जो चित्रकारियाँ करवाई गई थी, ये सारे प्रमाण के तौर पर देखे जाते हैं गुप्त वंश के। ठीक है, और गुप्त वंश को एक कलात्मक रचना कलात्मक के तौर पे भी देखा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। गुप्त वंश के दौरान ही सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ दोस्तों। कला, विज्ञान, ठीक है, साहित्य और मंदिरों का निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान गुप्त वंश का रहा। ठीक है, मूर्ति पूजन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, मूर्ति पूजन को बहुत ज़्यादा एक चरम सीमा तक पहुँचाया, बहुत पूरे भारत में फैलाव करवाया, विस्तार करवाया, मतलब धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य गुप्त वंश में किए गए। ठीक है, अगर आप प्रमुख मंदिरों की बात करो तो यहाँ पे आ जाता है विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश में हैगा। ठीक है, शिव मंदिर मध्य प्रदेश में हैगा। ठीक है, और उसके बाद लक्ष्मण मंदिर जो यूपी में हैगा। ये सारे गुप्त वंश के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, सारे मंदिर गुप्त वंश के दौरान बने और ये सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो मैंने 2-3 बताया आपको ना, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। ठीक है, गुप्त वंश के अंदर में आप यहाँ पे आगे बात करें दोस्तों, तो ये पूरा आप देखोगे मैप है।
ठीक है। इस मैप के अंदर में 3 अलग अलग राजाओं के बारे में बताया गया है। जो पहला ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, वो चंद्रगुप्त प्रथम का हैगा। ठीक है। जब चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना तो जो गुप्त साम्राज्य था वो यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है। गुप्त साम्राज्य का आप देखोगे तो भारत, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश और अब पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान तक सब कुछ फैला हुआ था। ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो आए, उन्होंने अपने साम्राज्य को इस तरह से इतना विस्तार किया। फिर सेम आगे थोड़ी सी बात करें तो जब समुद्रगुप्त आया तो समुद्रगुप्त ने यहाँ से लेकर इधर से लेकर ऐसे घुमाते हुए पूरा ये, मतलब ये वाला हिस्सा तो है ही है, पर ये उसने नया अपने टाइम पे विस्तार किया। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तरक्की करी समुद्रगुप्त के टाइम पर हुआ। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसने इधर वाला हिस्सा बढ़ाया अपने साम्राज्य के तौर पर। ठीक है। तो ये पूरा गुप्त साम्राज्य के तौर पे देखा जाता था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे बड़ा मतलब एक साम्राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है। कुषाण और सातवाहन वंश आए, वो एक जगह पे सीमित रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए, पर इन्होंने पूरी तरह से पूरे भारत को बदला और पूरे भारत पे राज किया, एक तरह से ये आप कह सकते हो दोस्तों। ठीक है। उसका पतन के तौर पे देखा जाए, इनका पतन किस प्रकार से हुआ, तो इनकी जो सत्ता जो थी वो आपसी कमजोरी, आपसी कलह, जो कहते हैं ना आपसी कलह के कारण से इनका पतन होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और ये पूरा गुप्त अंपायर इस तरह से दोस्तों ये दिखता है। ठीक है। पूरा गुप्त अंपायर यहाँ से ये रहा, बंगाल की खाड़ी एरिया, हमारा पूरा भारत। ठीक है। जो पहले आपका बांग्लादेश, ये सब इस तरह से पहले हमारा, तो ये सारा हमारा ही था। ठीक है। आज हमारे पास नहीं है, बट ये पूरा हमारा ही था। ये पूरा गुप्त साम्राज्य अंपायर इस तरह से दिखता है। ठीक है। इनका पतन की बात करें तो मतलब फैमिली जो होता है ना, फैमिली प्रॉब्लम, अंदर का लड़ाई झगड़े, वो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है। और जो सत्ता का सही हाथों में ना जाना, ये कारण देखा जाता है, मतलब सही शासन का नहीं चुनना। ठीक है। और विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है। और जो छोटे छोटे जो सामंत थे अपने आप को बड़े मतलब आज़ाद करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। ठीक है। सामंत होता क्या, आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। ठीक है। तो अगर नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, पर सामंत होता क्या, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो इन सब के कारण से इनका पतन होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं बताया कि गुप्त साम्राज्य किस प्रकार से था, किस प्रकार से उन्होंने कलात्मक क्षेत्र में वर्क किया, ठीक है, राजनीतिक प्रणाली की क्या विशेषता थी, इनके अंदर में एक और चीज़ दोस्तों, राज्य की प्रकृति की अगर बात करो तो गुप्त साम्राज्य के अंदर में क्या था कि जो भी राजा आए, ठीक है, जो भी राजा है उन्होंने एक एक उपाधियां हासिल करी और उपाधि देने का बड़ा ट्रेंड रहा। कुषाण वंश से ही शुरुआत हो गई थी उपाधियों की ट्रेंड। ठीक है। जिसमें महाराजाधिराज, ठीक है, राजाधिराज, ऋषि राजाधिराज करके, ऋषि राजाधिराज, प्रमाधिराज, ऐसे करके अलग अलग उपाधि दी गई। ठीक है। जो अलग अलग पोस्ट को डिफाइन करता था कि भाई ये राजाओं का राजा, ठीक है, महाराजाधिराज, सभी का राजा। ठीक है। देवताओं के तौर पे उनको तुलना किया गया, जिसमें कुबेर, समुद्रगुप्त को कुबेर, वरुण, इंद्र के समान, यम के समान माना गया। ठीक है। तो देवताओं के तौर पर, राजाओं को मनुष्य के रूप में देवता के तौर पे ट्रीट किया जाता था। समुद्रगुप्त को तो कुबेर देवता कहा गया। ठीक है। इंद्र देव कहा गया, वरुण देव कहा गया, यम कहा गया, जो यमराज है यम कहा गया। तो इस तरह से कई तरह के नाम दिए गए देवताओं को। यहाँ पे भी इनका इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा था पूरा। ठीक है। तो ये राजाओं ने यहाँ पे समुद्रगुप्त के टाइम पे भेंट वेट की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और जो ब्राह्मणों को दान वान देना, ये सारा यहाँ पे शुरुआत होता है, मतलब ये तो पहले से भी चल रहा था, पर ये भी एक रीज़न था। ठीक है। तो ये पूरा दोस्तों ये रहा आपका ये टॉपिक। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। ठीक है। आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ ले दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और लास्ट रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके पास जो भी डाउट है, हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, दीन के नाम से ढूंढें, वहाँ पे कमेंट करके पूछ लेंगे, आप फ़ोन करके पूछ लें, मैसेज करके पूछ लें, मैं रिप्लाई दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। दीन के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हर चैप्टर का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है। डाला हुआ है, जैसी वीडियो बनता है वहाँ पे डाल दिया जाता है, पहले वहीं पर डालते हैं, बाद में कहीं और। ठीक है। तो आप फटाफट जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, PDF लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम के डेट आपके इग्नू के अनाउंस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।